हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अक्षय शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुकुल फीचर मेकर। तो एक बार फिर से हम तैयार हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हमारी कक्षा 11 है, कक्षा 13 है और आज की कक्षा का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कि हमने कहा था जो हमने पिछला टॉपिक कवर किया है भारत का संवैधानिक विकास, उससे मैं डेली का आपका एक क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे कि आपका पिछला चैप्टर रिवाइज चलता रहे और आगे की तैयारी भी हम करते रहें। तो आज का क्वेश्चन है, प्रांतों में स्वायत्तता की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1919। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके सही आंसर, ये मैंने पढ़ाया आपको बाकायदा, और जो बच्चे अभी नहीं पढ़े नया लग रहा है तो उनसे मैं कहूँगा जो पिछली 9 वीडियोज़ हैं भारत के संवैधानिक विकास की, उनको रिवाइज कर लें जिससे कि आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं अपनी क्लास। देखिए, हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था का टॉपिक संविधान सभा, इसको हम लोग कवर कर रहे थे। बताया क्या गया था, देखो सबसे पहले क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया भारत में, ठीक है। संविधान सभा बनाने के लिए एक आज़ादी की ओर भारत को स्वतंत्र करने के संबंध में पहला स्टेप कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन आया, इसने क्या करा, इसने संविधान सभा का निर्माण करा, संविधान सभा का निर्माण करा। और दूसरा स्टेप क्या था, अंतरिम सरकार का गठन। समझते रहना, एक सीक्वेंस में सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपके। लेकिन जनरली हुआ क्या, ये प्रोसेस चालू हो गई, संविधान सभा बनकर तैयार हो गई जिसमें कितने सदस्य थे, 389। कैबिनेट एक सरकार बना दी, इसमें कितने मतलब मेंबर्स थे, 14। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बीच में एक ट्विस्ट आ गया और क्या हुआ, भारत पाक विभाजन। भारत पाक विभाजन ये कब हुआ, 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत ये काम हुआ। अब इसके बाद फिर नई 2 बातें हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गई, तो अब जो संविधान सभा वही थी, दोबारा संविधान सभा नहीं बनाएगी, लेकिन इसमें मेंबर्स थोड़े चेंज हो गए। अब इसमें मेंबर्स कितने बचे भारत में, 299। और फिर दोबारा से जो सरकार गठन हो उसको कहते हैं प्रथम मंत्रिमंडल। किसका, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। इसमें भी कितने मेंबर्स थे, 14। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे अब तक। मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि कैबिनेट मिशन आया, उसने संविधान सभा अंतिम सरकार गठन किया, लेकिन बीच में ट्विस्ट आ गया, भारत ये कार्य शुरू हो चुके थे, कार्यप्रणाली। उसके बाद में भारत पाक विभाजन आया। उसके बाद आज़ादी के बाद दोबारा हमारे पास मेंबर कितने बचे, 299। फिर दोबारा एक मंत्रिमंडल गठन हुआ, 14 सदस्य। कोई मुस्लिम लीग के सदस्य चले गए थे तो उनके स्थान पर जो जो रिप्लेस किए गए उससे लाए गए। उसके बाद कार्यप्रणाली शुरू हुई सारी बात। अब क्या कार्यप्रणाली, उसके बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, पूरे स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने बता दिया कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब आगे की बात करते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास सदस्य कितने संविधान सभा में, 299। और जो सरकार चलाएंगे भारत में टेम्पररी गवर्नमेंट, उसमें कितने मेंबर्स हैं, 14। प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीटी नेहरू। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब क्या हुआ, देखो अब मसला क्या है कि संविधान बनाने के लिए कोई संविधान एक दिन का कार्य नहीं है, उसको बनाने के लिए हर काम को बड़ी मजबूती के साथ करना है। तो जिम्मेदारियां सौंपी गई कि हाँ भाई, इस वाले कार्य पे आप लोग ध्यान दोगे, इस वाले कार्य पे आप ध्यान दोगे। तो इसके लिए समितियां बनाई गई। तो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उन संविधान की समितियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें लगभग बड़ी समितियां कितनी होंगी, 8, और छोटी समितियां कितनी होंगी, लगभग 13। उनके बारे में चर्चा करूंगा सारी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्लियर है सारी बातें। तो आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा की समितियां। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां।
देखो मैं आपको कहूँ जो बड़ी समितियाँ थी संविधान सभा की बड़ी समितियाँ, इनकी संख्या लगभग 8 थी और जो छोटी समितियाँ थी उनकी संख्या 13 थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 8 ही वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो वो या तो 8 होगा ऑप्शन में या फिर 13 होगा, एक आप टिक कर सकते हैं। दोनों होंगे तो वो जिक्र जरूर कराएगा, बड़ी या फिर छोटी। क्लियर है भाई? क्योंकि ये कई जगह आपको दे नहीं रखा है कितनी समितियाँ थी, आप सर्च मारो कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कहीं आपको क्वेश्चन दिया गया तो उन्होंने 13 दे रखा है ऑप्शन, तो वो छोटी समितियों की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और कुल समितियों की बात कर ले तो दोनों को ऐड करके दे सकता है, तो उस पर आपको कुल कितनी समितियाँ थी तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं जो बड़ी समितियाँ उनकी चर्चा कर रहा हूँ, बड़ी समितियाँ जो प्रमुख हैं। एक तरफ मैं लिखूंगा समिति और एक तरफ उनके अध्यक्ष, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं संघ संविधान समिति। सेकंड संघ शक्ति समिति। थर्ड है हमारी राज्यों के लिए समिति। ये 3 प्रमुख बड़ी समितियां थी, तीनों एक बार में क्यों लिखे क्योंकि तीनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन तीनों समिति के ये ध्यान रखना है थोड़ा, संघ वर्ड, ये संघ वर्ड यदि आ जाए तो समझ जाएं कि उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ से इनको ध्यान रखना है, संघ से, ठीक है। थोड़ा दिमाग में भी बातें बैठ जाएंगी कि संघ अगर वर्ड आ जाए तो उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? पीटी नेहरू। 3 प्रमुख समिति हो गई। चौथा हम बात करते हैं, एक आपकी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज समिति। तो इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल नोट करेंगे। अब आपको बताएं इससे संबंधित 2 उप समितियां भी, जो यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला पॉइंट आता है, अगर समिति आती है तब आपको टिक करना है, क्योंकि काफी बड़े कार्य थे तो इनको 2 कार्यों को छोटी उप समितियों में और डिवाइड किया गया है। तो इससे संबंधित 2 उप समितियां और हैं, उनको नोट कर लेंगे। एक तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी। सेकंड अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके HC मुखर्जी। SC मुखर्जी का नाम सभी जानते हैं। SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, ये मैंने आपको बताया था, हरेंद्र कुंवर मुखर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इससे संबंधित जो उप समितियां बनाई गई हैं उनके अध्यक्ष ये हैं, मौलिक अधिकार के JB कृपलानी और अल्पसंख्यक के SC मुखर्जी। क्लियर हुआ? तो पॉज करके आप ये नोट कर लें। गिनी चुनी इंपोर्टेंट वाली मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है खासकर। और देखिए एक आपको ध्यान रखना है, प्रांतीय संविधान समिति। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति तो आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक है आपके नियम और प्रक्रिया समिति।
इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक है आपकी संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ध्यान रखना है, एक संचालन समिति है, एक पूछी जाती है कार्य संचालन संबंध समिति, तो वो एक छोटी समिति में है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी है। तो उसको मैं चर्चा करूंगा, ये सेम लगती है, पूछ ली जाएगी एग्जाम में, कार्य संबंधी संचालन समिति, और आप यही समझ बैठोगे तो अपना डिफरेंस है वो छोटी समिति में आती है, तो इसलिए उसकी मैं चर्चा कर लूँगा, छोटी समिति, ठीक है, वहाँ पर पढ़ा दूंगा जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो। और एक लास्ट बड़ी समिति है प्रारूप समिति, इससे बहुत क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सभी जानते हैं भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इन्हीं को संविधान निर्माता कहा जाता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए। और आधुनिक मनु भी नाम किसको दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्लियर है भाई। तो ये वो बड़ी समितियाँ थी जिनकी मैंने चर्चा कर दी, 8 ये इनकी संख्या है। अब मैं देखिए अभी मैं प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस और करूँगा विस्तार से, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 6 सदस्य और थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में, तो उनके बारे में मुझे क्लियर तरीके से आपको पढ़ाना है। टोटल सदस्य ये 7 थे, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य। तो अब बात करते हैं हम लोग देखो, छोटी समिति वैसे आपको ध्यान रखनी है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं 1-2 इम्पोर्टेंट आपको पढ़ा दे रहा हूँ। टोटल ये 13 हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट एक तो एक पूछी जाती है कि राष्ट्रध्वज, ये कई बार पूछा गया है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो फिक्स थी, इसके अध्यक्ष थे, ये झंडा समिति करके पूछा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक वही जो आपको ध्यान रखना, कार्य संचालन संबंधी समिति, तो ध्यान रखना डॉक्टर के एम मुंशी। बाकी संख्या इनकी 13 थी, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 रिपीट हुई है, मैंने आपको बता दी। यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। खाली संचालन समिति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन संबंधी समिति पूछी जाए तो डॉक्टर के मुंशी। क्लियर है बात है। अब मैं डिस्कस करता हूँ प्रारूप समिति के संदर्भ में कितने सदस्य थे, क्या था मसला, उसको आप समझ लें विस्तार से। तो इसको नोट कर लें आप पॉज करके। समझ में तो आ रही संबंध, ये समिति क्यों है। अब ये जो कार्य है राष्ट्रध्वज संबंधी या संचालन संबंधी, जो समिति है उसकी जिम्मेदारी है इस कार्य पर ध्यान देना। संविधान में इससे क्या वर्णन है या फिर क्या एक्सप्लेनेशन है वो समिति देखेगी। और ऐसे ही होता है क्योंकि एक आदमी सारे काम करता है तो वो अच्छे प्रकार से नहीं हो पाते, इसलिए समिति में डिवाइडेशन करा गया संविधान बनाने के लिए। और हमारे पास सदस्य कितने हैं, 299 इस समय। ये मिलकर बना रहे हैं तो वो यूनिट बनाई गई हैं छोटी छोटी, अलग अलग काम करने के लिए। बातें समझ में आ रही होंगी सारी बातें। अगर आपने पिछली क्लास देख ली होगी तो इस समय हमारे पास 299 सदस्य है, गवर्नमेंट भी है 14 मेंबर्स की, और हम संविधान बनाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, प्रक्रियाएँ चल रही हैं। अब बात करते हैं प्रारूप समिति। ये बड़ी समिति में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो अगर इसके गठन की बात करी जाए तो आपको बता दें गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। और जो इसके अध्यक्ष थे ये बता चुका हूँ मैं आपको। इसके अध्यक्ष या सभापति थे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसके 6 अन्य सदस्य थे, वो ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो आपको वो 6 सदस्य मालूम होने चाहिए। मैं उनको नोट करा देता हूँ। एक तो ये थे ही, और बाकी के 6 और थे, प्लस 7 हो गए। टोटल सदस्य कितने थे इसमें, 7 अगर पूछा जाए, क्योंकि अध्यक्ष को लगा करके। अध्यक्ष से अलग कितने सदस्य हैं, 6। पहले कौन है, आपको एक ध्यान रखना है, एक है इसमें अल्लादी
कृष्णा स्वामी अय्यर। एक हैं आपके डॉक्टर के एम मुंशी। एक है आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक है आपके एन माधव राव। आपको बताइए मूल प्रारूप समिति में नहीं थे एन माधव राव, ये किसकी जगह आए थे? तो आपको ध्यान रखना ये बीएल मित्र की जगह आए थे। वीएल मित्र, पहले वीएल मित्र थे, वीएल मित्र के स्थान पर आप सोच रहे हो इन्हें क्या हुआ, तो इन्हें बताते हैं इन्हें स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य खराब होने के कारण, ये स्वास्थ्य खराब होने के कारण कौन? बीएल मित्र इस्तीफा दे दिए थे, तो उनकी जगह कौन आ गए थे? एन माधव राव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक है आपके टीटी कृष्णमाचारी। ये आए थे आपको बताएं डीपी खेतान की जगह। डीपी खेतान के स्थान पर आए थे ये, और इनको क्या हुआ था, ये 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी डीपी खेतान की, तब उनकी जगह कौन आए थे? टीटी कृष्णमाचारी। और एक हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये वो 6 मेंबर्स थे जो किस में थे? प्रारूप समिति में। आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। कुल मेंबर्स कितने थे? 7, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। बातें क्लियर हुई? 2 को टेस्ट लेना है। एन माधव राव किसकी जगह आए थे? बीएल मित्री, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य ठीक नहीं थे, इस्तीफा दे दिया। टीटी कृष्णमाचारी किसकी जगह आए थे? डीपी खेतान की जगह। क्यों? क्योंकि 1948 में डीपी खेतान की क्या हो गई थी? डेथ, इसलिए उनके स्थान पर आए थे। तो कुल मेंबर्स कितने थे? 6, ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, आप नोट कर लें इसके नीचे, प्रारूप समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट फरवरी 1948 तथा दूसरी बार रिपोर्ट अक्टूबर पेश की। तो ये प्रारूप समिति से संदर्भ एक मुद्दा था, मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब इससे क्वेश्चन बनेगा, यदि कहीं भी एग्जाम में प्रारूप समिति के संदर्भ में बात बनेगी तो आप फौरन से पहले, इतना कंटेंट काफ़ी है, आप जवाब दे पाओगे सारी बातों का। तो आप पहली रिपोर्ट 1948 और दूसरी बार रिपोर्ट अक्टूबर 1948 में पेश की गई। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं वाचन, विचार विमर्श जो किया गया। तो 3 वाचन बुलाए गए थे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, ये सुमेलित करने में पूछ लिया जाता है, और तृतीय वाचन। वाचन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, उसको पढ़ना। ठीक है, तो 3 वाचन बुलाए गए। पहला वाचन था 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ। और आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक आपका चला द्वितीय वाचन। और लास्ट 14 नवंबर
1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला तृतीय वाचन। तो 3 वाचन हुए थे आपके संविधान के और तीनों इस प्रकार से हैं। और आपको बताते हैं 26 नवंबर को हमारे संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अगर पूछा जाए अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। लेकिन लागू, पूर्ण रूप से लागू इसको नहीं किया गया। क्या कारण था वो भी आपको बताया जाएगा। पहले आप नोट करेंगे क्या कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत का मतलब होता है अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इस दिन आंशिक रूप से संविधान लागू किया गया था। आंशिक रूप से मतलब संविधान के 15 आर्टिकल्स ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। तो क्वेश्चन आता ना पूर्ण रूप से, इसका मतलब कुछ ना कुछ पहले लागू किया गया होगा। तो इस दिन 15 आर्टिकल्स लागू गए थे। इस दिन संविधान को आंशिक रूप यानी कि 15 अनुच्छेद, और वो कौन कौन से थे 15 अनुच्छेद? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 320, 324, 366, 367, 371, 80, 88, 91, 92 और 93। तो ये वो 15 आर्टिकल्स थे जो लागू हो गए थे आपके 26 नवंबर 1949 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक और मिस हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, एक 60 रह गया था, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में 324, 366, 67, 72, 80, 88, 91, 92, 93। तो ये 15 आर्टिकल्स थे जो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। तो आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया। और आपको बताएं, तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 वाचन हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और आंशिक रूप से लागू किया गया। ठीक है, आंशिक रूप से लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान दिवस, तो ध्यान रखना है आपको, भारतीय संविधान दिवस तब वो मनाया जाता है जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप गणतंत्र दिवस अलग होता है, संविधान दिवस अलग होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको नोट कर लेंगे सभी आप। और देखिए, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 114 दिन बहस चली तथा संविधान निर्माण के समय 11 सत्र बुलाए गए। अगर सेशन पूछा जाए तो 11 सेशन मैंने बताया था। जैसे पहला सेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। तो इस प्रकार से कितने सेशन बुलाए गए? 11 सत्र। सेशन का मतलब मैंने बता दिया, 11 बार लोग बुलाए गए दिल्ली संविधान पर, संविधान बनाने के लिए, चर्चा करने के लिए। अब एक सेशन में कितने बार बैठक हो रही है डिपेंड करता है संविधान सभा के ऊपर। क्लियर है बात भाई? और आपको एक बात ध्यान रखनी है, संविधान बनाने में कुल खर्च, ये भी पूछ ले जाए आपसे, संविधान निर्माण में
कुल खर्च, तो वो आया था आपका 63,96,729 रुपये। ये लगभग में आपका ऑप्शन में आपका लगभग 64 लाख भी हो सकता है। तो या तो ये पूरा दे रखा होगा 63,96,729 रुपये, या फिर अप्रोक्स करके दे रखा होगा 64 लाख। तो आप 64 लाख ये ना हो तो आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में 64 लाख। कन्फ्यूजन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको बताएं संविधान बनने में संविधान निर्माण समय कितना समय लगा, तो ध्यान रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, किसी निम्न लेवल के एग्जाम में पूछ सकता है, इजी में पूछ सकता है आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अन्यथा ये पूछा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और आपको नोट रखना है भाई कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, जितने क्वेश्चन बनते हैं सब मैं आपको नोट करा दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, जिसमें 284 सदस्य शामिल थे और इन 284 सदस्यों ने ही संविधान पे क्या किए हैं, हस्ताक्षर। ये ध्यान रहेंगे, ठीक है। 284 कितने में से, 299 में से 284, यानी कि अब्सटेंट कितने रहे, 6 अंतिम बैठक में। और इसी दिन आपको बताएं, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, तो ध्यान रहेंगे राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, जो राष्ट्रध्वज का प्रारूप है उसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया है। सुमेलित करने में कई बार पूछा गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रगान सभी जानते हैं क्या है, जन गण मन। राइटर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तथा राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, जिसके राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, को भी 24 जनवरी ईस्वी को अपनाया गया। क्लियर है भाई। तो हमारा राष्ट्रगान क्या है, नेशनल थीम क्या है, जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, वंदे मातरम। ये लिखा गया है किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसके राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब क्लियर। अब बात ये थी कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो इसको पूर्ण रूप से उस दिन लागू क्यों नहीं कर दिया गया, क्यों एक डेट रखी गई 26 जनवरी। तो ध्यान रखेंगे हुआ क्या था, 1929 में पीटी नेहरू ने घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज्य दिवस। ये ध्यान रखना सभी को, क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज्य दिवस। और इस दिन बाकायदा 26 जनवरी बिना परवाह की अंग्रेजों की कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारे देशवासियों ने 26 जनवरी 1930 को मनाया पूर्ण स्वराज्य दिवस। सभी लोग इस समारोह में शामिल हुए, और इसी कारण से पीटी नेहरू की राय थी कि हम अपना जो गणतंत्र दिवस है या गणतंत्र जो पूरा संविधान लागू करेंगे वो किस दिन लागू करेंगे, 26 जनवरी को। अब क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया, तो 26 जनवरी तो 1950 में आएगी अब आगे नेक्स्ट ईयर में, तो इसलिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। तो क्लियर हुई बात है क्यों उस दिन पूर्ण रूप से लागू किया गया, क्योंकि एक बात कनेक्टेड थी इस डेट से, 26 जनवरी से। तो 26 जनवरी, और आपको एक बात तो ध्यान रखना है, 24 जनवरी को हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूछा जाए कब उनको नियुक्त किया गया, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति
क्योंकि अभी तक कौन सी पोस्ट होती थी, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की पोस्ट समाप्त कर दी। प्रधानमंत्री, एसएमएस, पीटी नेहरू सब कुछ चल रहा था, लेकिन राष्ट्रपति का पद हमने लिया था अमेरिका से। तो हमने क्या करा, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको समाप्त कर दिया 24 जनवरी 1950 को, और उस गवर्नर जनरल पोस्ट की जगह राष्ट्रपति का पद लिया है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त किए गए। और फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, तो अब इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, वो संविधान दिवस था और यह है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इसलिए 26 जनवरी को। हर वर्ष 26 जनवरी को हम मनाते हैं क्या भाई, गणतंत्र दिवस। क्यों मनाते हैं आप सभी जानते हैं। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था हमने अंग्रेजों के समय में। क्लियर है बातें भाई। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया कंटेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, उनको और हम नोट करेंगे। क्लियर है, तो इसको पॉज करके आप लोग देखिए, कुछ पॉइंट और हैं, उनको आपने नोट करना है। अगर आपसे पूछ रहा है संविधान सभा ने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तो लगभग 60 देशों के। संविधान सभा ने लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया। और आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो हमारे संविधान में है वो 1935 एक्ट, लगभग 50, आपको बताएं 250 अनुच्छेद, लगभग 250 अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, भारतीय संविधान वो 1935 के एक्ट से। तो भारतीय संविधान को 1935 एक्ट की क्या कहा जाता है, फोटोकॉपी। भारतीय संविधान में लगभग 250 आर्टिकल या अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से लिए गए हैं। क्लियर है, इसलिए भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या कहा जाता है, फोटोकॉपी। ध्यान रखना है, ठीक। और मूल संविधान में बाईस भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। और ध्यान देंगे वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां तथा 465 अनुच्छेद हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप सोच रहे हो क्या संविधान में भाग 23 भी होगा, इस तरीके से भाग 23 लगा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भाग कैसे बढ़ाए गए हैं, जैसे एक भाग 4 था तो एक नया भाग बढ़ाया गया भाग 4 का, तो इस तरीके से भाग बढ़े। जैसा आर्टिकल्स था तो आर्टिकल्स बढ़ा दिया, एक 43A, इस तरीके से एक आर्टिकल्स बढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं है आपको कि 396 में इस तरीके से कोई आर्टिकल्स लिखा हुआ, नहीं, 395 तक ही है। जो ये बढ़ाए गए हैं वो AB करके बढ़ाए जाते हैं। जैसे भाग 24 में नहीं होगा ना, भाग 22 ही है, लेकिन फिर भी 25 कैसे हो गए, भाग 4 का बढ़ा दिया, भाग 9 का बढ़ा दिया, भाग 14 का बढ़ा। इस प्रकार से जो भाग बढ़ाए गए हैं उनको मिलाकर कितने 25 भाग हैं।
अनुसूचियां 8 की कितनी करेंगे, 12, बाकी अनुसूचियां 11वीं भी है, 10वीं भी है, 9वीं भी है, 12वीं भी है, ये अनुसूचियां। लेकिन आर्टिकल्स और भाग किस तरीके से बढ़ाए गए हैं, का, ए, बी, सी, इस तरीके से। क्लियर है बात है भाई, मूल संविधान में कितनी थी और अब कितनी है, तो इन बात को आपको नोट कर लेंगे। और कुछ इंपोर्टेंट पद हो रहा है उनके बारे में आपको बता देता हूँ, वो पूछे जाते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे। देखिए आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो संविधान सभा के, ये पूछा गया है, संविधान सभा के स्थायी सलाहकार ये हैं VN राव। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। और नेक्स्ट है संविधान सभा के सचिव जो थे आपके HBR अयंगार, और एक हैं आपके प्रारूपकार। अगर संविधान सभा के प्रारूपकार पूछे जाएं तो आपको क्लिक नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है वो नाम क्या है। कभी आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा दें, उनका नाम आपको नोट करना है LN मुखर्जी। LN मुखर्जी ये संविधान सभा के प्रारूपकार हैं। और यदि आपसे पूछा जाए संविधान सभा के सुलेखक, इटैलिक शैली में जिन्होंने लिखा है, तो वो हैं प्रेम बिहारी रायजादा। भारतीय संविधान के सुलेखक इटैलिक शैली में कौन है, किसने लिखा है संविधान को, प्रेम बिहारी रायजादा। पूछा जाए भारतीय संविधान के हिंदी सुलेखक, हिंदी में इसको लिखने वाले, तो वो हैं वसंत कृष्ण वैद। और यदि आपको पूछा जाए संविधान सभा का प्रतीक, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह या फिर आपका मोहर कह सकते हैं, तो प्रतीक चिन्ह था हाथी। हाथी बना हुआ था, वो प्रतीक चिन्ह था। तो ये सारे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए जो हमारे किससे जुड़े हुए हैं, संविधान सभा से। मैंने इतना कुछ आपको कंटेंट दे दिया है कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बचेगा। यदि संविधान सभा की चर्चा हुई है तो आपका क्वेश्चन है फिर वो, यदि आपने पूरी क्लास ले रखी है, आपको सारा चीज़ तैयार है। तो आज इस टॉपिक की समाप्ति हुई संविधान सभा की। हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, एक तो भारत का संवैधानिक विकास और फिर भारतीय संविधान सभा। अब 3rd टॉपिक में हम संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे, उसके साथ ही हम डिस्कशन करेंगे सारी चीज़ों का। जैसे पहला भाग है तो उससे संबंधित सारे मुद्दे वहीं पे खत्म हो जाएंगे, करंट के भी पीछे के भी, तो साथ ही साथ पॉलिटी चलेगी विद संविधान के। क्लियर है भाई? तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो क्वेश्चन है उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। 4 से 5 बच्चों के आते हैं, ज़्यादा सब जिन बच्चों को मालूम है सारे बच्चे कमेंट किया करें। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।